नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। केदारनाथ सिंह से हमें वाचन करना था, जो कुछ इस प्रकार है। प्रकृति और लोक संपृक्ति को मिली भावभूमि में केदारनाथ सिंह की कविताएं कुछ भिन्न रूप में विकसित होती है। वे काव्य विकास के अपने हर दौर में वस्तु के स्तर पर जमीन से जुड़े रहे हैं और विधान के स्तर पर बिंब से। सामान्यतः जमीन का महिमा का बखान करने वाले अधिकतर कवि अविधा और सपाट बयानी पर आश्रित रहते हैं, जैसे नागार्जुन, सुमन या कि आगे चलकर धूमिल। केदारनाथ सिंह का रास्ता इनसे अलग है। यहाँ देखिएगा, नागार्जुन, सुमन और धूमिल जो है वो सपाट बयानी में के ही हैं, कवि हैं, अभिधा के कवि हैं। लेकिन केदारनाथ सिंह का रास्ता इनसे अलग है, जो कवि कर्म की दृष्टि से जितना कठिन है, उपलब्धि की दृष्टि से उतना ही सर्जनात्मक है। आज के दिन जैसे घरेलू दैनंदिन विषय के लिए कवि ने अनखुले पत्र का बिंब चुना है। खोल दूं यह आज का दिन जिसे मेरी देहरी के पास कोई रख गया है, एक हल्दी रंगे ताजे दूरदेशी पत्र सा। प्रकृति और लोक जीवन के कवि के साथ कवि की निगाह समकालीन जीवन के तनाव पर भी बराबर रही है। यह ठीक है कि उसके यहाँ तनाव बहुत चीखने की मुद्रा में नहीं है, और यही कारण है कि उसका वर्णन एक तटस्थ मुद्रा में करता है। अपने युग की विषमता को उसने सबसे सीधे सरल दिखते बिंदु पर पकड़ा है। फर्क नहीं पड़ता में, ये कविता है उनकी, फर्क नहीं पड़ता में। पर सच तो यह है कि यहाँ या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने जहाँ लिखा है प्यार, वहाँ लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। विवेक की उपेक्षा और भीड़ के बढ़ते दबाव में के इस युग में अपनी आहत संवेदनशीलता का बयान कवि बड़े हल्के व्यंग्य की मुद्रा में करता है। अति कथन और मित कथन के बीच का रास्ता केदार ने बड़ी चिंता के साथ खोजा है। मित कथन का पक्ष विपिन कुमार अग्रवाल का रहा है। मित कथन का पक्ष जो है विपिन कुमार अग्रवाल का रहा है। उनकी कविताओं का निरावेग ठंडा स्वर केवल झकझोरता नहीं, वरन अनुभूति के स्तर पर विचार को प्रेरित करता है। व्यंग्य का प्रयोग उनकी कविताओं में तीखापन या आक्रोश उत्पन्न नहीं करता, यद्यपि उसका उत्तरोत्तर बढ़ता रूप विद्रूप की ओर ले जाता है। कविता के मान्य और स्वीकृत उपकरणों में से कम का उपयोग करके अधिकतर भाषिक स्तर पर ही विपिन की रचना संभव होती है। कविता के इस रूप में एक वैज्ञानिक दक्षता का भाव है, जो विज्ञान का आतंक उत्पन्न न करके उसकी क्षमता दर्शाता है। विपिन ने अपनी एक लंबी कविता को नंगे पैर शीर्षक दिया है। विपिन ने नंगे पैर किसका है? विपिन का है। नंगे पैर शीर्षक दिया है। कविता में नंगे पैर चलना श्रेयस्कर है। इस जमाने में तो नंगे पैर डॉक्टर और इंजीनियर का मुहावरा भी बन गया है, क्योंकि तभी अपनी जमीन का लगातार स्पर्श संभव है। विपिन इस प्रक्रिया को फिर से रेखांकित करते हैं, तो शायद इसलिए कि इस युग में बहुत सी मौलिक बातें आसानी से भुला दी जाती हैं। यह वृत्ति अपने में कवि व्यक्तित्व को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस क्रम की पहली कविता स्थिति घरेलू जीवन के प्रतीकतम वाक्य से खुलती है। सुनती हो और फिर दर्शन की व्याख्या में घूम जाती है। जो चलता है और नहीं चलता, जो दूर है और पास भी, जो इस सब के भीतर है और इस सब के बाहर भी, वही वह है जो मैं हूँ। यह एक तरह से अद्वैत दर्शन का जन संस्करण है। याद रखिएगा, ये जो चलता है वाला, उसमें अद्वैत दर्शन का जन संस्करण है, मतलब जन के रूप में अद्वैत दर्शन। और अपने में यह एक रोचक तथ्य है कि भारत का नए से नया कवि अपनी वास्तविक परीक्षा यही मानता है। यह जरूर है कि इसके लिए वह पुराण कथा का उत्तरोत्तर सूक्ष्म और मित प्रयोग करता जाता है। अंधायुग और आत्मजयी की तुलना में नंगे पैर मुखबंद में उपनिषद का सिर्फ एक श्लोक उद्धृत करके उसका सांकेतिक उपयोग करना चाहता है। यहाँ पुराण कथा से कवि कथा, चरित्र या कि व्याख्या का सहारा लेना नहीं लेता है।
और इसलिए उसका कोई बंधन भी नहीं स्वीकार करता। जातीय स्मृति उसमें वैचारिक उत्तेजना का एक स्रोत है। अद्वैत दर्शन का व्यवहारिक निष्कर्ष कवि यह निकालता है कि यह महनीय और उदात्त घटनाओं की प्रतीक्षा न करके साधारण मामूली जीवन को सार्थक भाव से जीना उपयुक्त है। तीखे व्यंग्य विद्रूप के युग में अशोक वाजपेयी बड़ी कोमल और सुकुमार मनस्थितियों के कवि हैं। तीखे व्यंग्य विद्रूप के युग में अशोक वाजपेयी बड़े कोमल और सुकुमार मनस्थितियों के कवि हैं। माँ के प्रति उनका लगाव रघुवीर सहाय की उन कविताओं यदि मैं हूँ दे दिया जाता, ये रघुवीर सहाय की कविताएं यदि मैं हूँ और दे दिया जाता हूँ का बरबस ध्यान दिलाता है, जिसमें वे अपने पिता को स्मरण करते हैं। हिंदी जातीय चेतना में परिवार की केंद्रीय स्थिति तुलसीदास और मैथिली चरण गुप्त से लेकर नई कविता पर लगातार चली आती है। यांत्रिकता का आक्रमण ज्यों तीव्र हुआ है, परिवार के सुरक्षा कवच की जरूरत कवि की दृष्टि से उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। यह अकारण नहीं कि विपिन जैसे वस्तुनिष्ठ कवि में सुनती हो कि आवाज बार बार सुनाई देती है। माता पिता पत्नी का संरक्षण और साहचर्य भाव नई कविता की व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय चेतना में जो सहज भाव से घुला दिखता है, उसके पीछे कवि की अतिरिक्त चिंता और सजगता देखी जा सकती है, जिसके सहारे उसने यह अनुभूति संश्लेष तैयार किया है। अशोक वाजपेयी के कविता संकलन का शीर्षक एक पतंग अनंत में यहाँ अशोक वाजपेयी की कविता है एक पतंग अनंत में इसी मानसिकता का सूचक है, जहाँ पतंग एक साथ ही जीवन की नश्वरता और सुंदरता के लिए बिंब है, जिसे अनंत में प्रवाहित कर दिया गया है। अपने पहले प्रसंग्रह शहर अब भी संभावना है कि कुछ ही कविताओं में कवि ने पारिवारिक जीवन के चित्र उकेरे हैं, जबकि एक पतंग अनंत में के पहले और खुलते खंड अमर मेरी काया में निर्गुण शीर्षक के अंतर्गत उसने अपने दिवंगत आत्मियों को काव्यात्मक स्मरण किया है। ये शोक कविताएं नहीं हैं, इसमें जीवन और मृत्यु की टकराहट का सहज पारिवारिक संदर्भ में अंकन है। उसने दस्तक होने पर दरवाजा खोला और रामायण के पाठ को बीच में ही छोड़कर चली गई, जैसे बच्चों के लिए दूध गर्म करने। रघुवीर सहाय की तरह यहाँ वर्णन और बिंब का भेद हुआ है, जो नई कविता के विधान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दस्तक होना, दरवाजा खोलना, रामायण के पाठ को बीच में ही छोड़कर दूध गर्म करने के लिए जाना, ये एक स्तर पर जैसे वर्णन है, वैसे ही एक दूसरे स्तर पर बिंब है। यूँ इस प्रक्रिया में यथार्थ का अधिक समेकित अंकन संभव होता है। तीखेपन के व्यंग्य विद्रूप से रचने की क्षमता श्रीकांत वर्मा की विशेषता है। इस मायने में समकालीन यथार्थ को उन्होंने उसी लहजे में अंकित किया है। शब्द विधान, तुकों का संयोजन और वाक्य भंग के प्रयोग मिलकर उनके यथार्थ चित्रण को और प्रामाणिक बनाते हैं। आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के खतरे का उल्लेख पहले हो चुका है। इस संदर्भ में श्रीकांत वर्मा का कहना है, मगर सिकुड़ूं तो कहाँ तक सिकुड़ूं, मैं इस कदर सिकुड़ चुका हूँ कि छोटे से छोटे अवसर के छल्ले से अपने को साफ साफ बचाकर गुजर सकता हूँ। अशोक वाजपेयी ने अपने को इस संघर्ष से बचाया है। संवेदनशीलता को सुरक्षित रखने के लिए श्रीकांत वर्मा उस मुठभेड़ में मौजूद हैं और हर गुत्थम गुत्थे में अपने कवि और उसकी प्रकृति के प्रति सजग है। मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं इजाद करता हूँ, गाली फिर उसे बुदबुदाता हूँ। मतलब मैं गाली इजाद करता हूँ फिर उसको बोलते रहता हूँ। गाली भाषा का सबसे सीधा प्रयोग है, कविता सबसे कठिन और उतना ही सर्जनात्मक है। यहाँ देखिए, गाली भाषा का सबसे सीधा प्रयोग है और कविता सबसे कठिन और उतना ही सर्जनात्मक। भाषा प्रयोग के इन दोनों सिरों की प्रकृति पहचान कर कवि ने उन्हें गड्डम गड्ढ किया है। कविताएं बाकी हैं और गाली इजाद की है, जबकि सामान्य व्यवहार में इसका उल्टा होता है। कविताएं बकी है और गाली इजाद की है, जबकि सामान्य व्यवहार में इसका उल्टा होता है। भाषा के इस प्रयोग पर और वाक्य भंग में श्रीकांत माहिर है, जिससे उनकी कविताएं बेचैन ही नहीं करती, धक्का देती चलती है। माया दर्पण, श्रीकांत वर्मा का है माया दर्पण। कविता की लय और आंतरिक तुक विधान इसे बखूबी प्रकट करते हैं। मैं अपनी करतूतों का दरोगा हूँ, नहीं एक रोजना बच्चा हूँ। मुझ में मेरे अपराध हूँ बहु कविताओं से दर्ज हैं, मर्ज हैं जितने उनसे ज़्यादा इलाज है। मेरे पास है कुछ कुत्ता दिनों की छायाएं और बिल्ली रातों के अंदाज है। 20वीं शताब्दी का अंधेरा श्रीकांत के यहाँ नए नए रूप धारण करता है, और जो अपनी प्रकृति में मुक्तिबोध के अंधेरे में और भारती के अंधा युग में, धर्मवीर भारती के अंधा युग में फर्क है।
यहाँ देखिए कि क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी का अंधेरा श्रीकांत के यहाँ नए नए रूप धारण कर रहा है, और जो मुक्ति बोध का अंधेरा है उसमें जो अंधेरा है प्रकृति का वो नए रूप में है, और अंधा युग में भी अंधेरे का जिक्र है वो भी अपने नए युग में है। इस शताब्दी और जमाने में मानवीय नियति की समस्या से जूझते इस पीढ़ी के अन्य कवि भी हैं। विजयदेव नारायण शाही मछली घर है उनका, और साखी दूधनाथ सिंह अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा शब्दों की शब्दाशब्दी, दुष्यंत कुमार का साये में धूप। मानवीय प्रणय और सामाजिक इतिहास की शक्तियों तथा उनकी अंतर्क्रियाओं को सूफी संतों जैसी सांकेतिक रहस्य शैली में व्यक्त करना शाही की विशेषता है। नई संस्कृति के बर्बरों को अपने ढंग से दूधनाथ सावधान करते हैं। उनसे कहो कि जब उनके मरुथलों का नीलाम बोला जाएगा तो तेरी सूखी अस्थियां नगाड़े नहीं पीटेंगी, और श्री राम की सोचना है इस नई सभ्यता को उछाल दूं अधर में, ताकि नीचे आदमी हो ऊपर सुविधाएं और जानवर हो। समकालीन जीवन व्यवस्था की यह तीखी आलोचना धीरे धीरे कवि में एक बड़बोलेपन को जन्म देती है, जो अगली पीढ़ी के रचनाकार में और प्रबल हो उठता है। आलोचना गहरी हो और आलोचना करने वाले का स्वयं अपना संतुलन बुना रहे, यानी संक्षेप में कविता नारा न बन कर रह जाए। आज विरोधमुखर सभ्यता की यह सबसे बड़ी रचनात्मक आवश्यकता है। इन कवियों ने जहाँ यह सतर्कता बरती है वहाँ निष्पत्ति अधिक संतोषप्रद हुई है। उत्तराधिकार शीर्षक कविता जो दूधनाथ ने श्री सुमित्रा नंदन पंत के लिए लिखी है, कवि के परंपरा के साथ रचनात्मक रिश्ते की तलाश करती है। यह सारी तीखी शब्दावली के बावजूद कवि की निरावेग मुद्रा बनी हुई है। मैं इधर कई एक वर्षों से मौन हूँ, फिर वही एक सवाल, अंततः मैं तुम्हारा कौन हूँ। आवेग को शमित करने के लिए आधुनिक कवि बहुत बार व्यंग्य का सहारा लेता है, जैसा कि कृष्णकांत की खोज में दिल्ली यात्रा में किया है। उत्तराधिकार में वरिष्ठ कवि के साथ संबंध की विवेचना है तो यहाँ सहयोगी कवि की मानसिकता को समझने का उपक्रम है। बहरहाल रचना समस्या एक ही है कि व्यंग्य से भरपूर सहायता लिए बिना आवेग पर काबू कैसे पाया जाए। कैलाश वाजपेयी का अतिशय तीखापन एक सीमा के बाद स्वयं कवि के लिए अवरोध बन जाता है। दुष्यंत कुमार ने अपने ढंग से परंपरा से प्रचलित श्रृंगार काव्य माध्यम गजल को समकालीन जीवन पर टिप्पणी करने के लिए प्रयुक्त किया है। उनकी विशेषता यह है कि अन्य गजल लिखने वालों से अलग अलग उन्होंने शब्द समूह और मुहावरा अधिकतर हिंदी को रखा है। फिर भी बात कहने का ढंग गजल का प्रभाव उत्पन्न करता है, सो भी वर्तमान जीवन पद्धति की आलोचना में। शिव कुटीलाल वर्मा, कैलाश गौतम और चंद्रकांत देवताले के विविध प्रयोग धीरे धीरे अपनी जगह बनाते गए हैं, बड़े शांत भाव से। नई कविता के साथ साथ चलने वाले कथा साहित्य में प्रयोग कई प्रकार के हुए पर सफलता फणीश्वरनाथ रेणु के उल्लेखनीय है। उनका उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित होते होते हिंदी जगत में छा गया। गोदान, त्यागपत्र और शेखर के क्रम में यह एक समकालीन क्लासिक बन गया है। गोदान 1936 के बाद भारतीय गांव की कथा कालक्रम और रचना विधान दोनों दृष्टियों से, मैला आंचल जो 1954 की है ठीक एक पीढ़ी बाद कहता है। गोदान प्रेमचंद की अंतिम कृति है, मैला आंचल रेणु की पहली। दोनों उपन्यास अपने अपने कथा स्तरों पर समूचे जातीय जीवन को एक बारगी चित्रित करते हैं। सुंदर और भदेश जो हमारे ग्रामीण जीवन के एक दूसरे से जुड़े अनिवार्य पक्ष हैं, रेणु के कथा साहित्य में वैसे ही संश्लिष्ट है। मैला आंचल का शीर्षक भी यही व्यंजना देता है। यह मैला आंचल धरती माँ का है। मैला आंचल के प्रकाशन होने पर उसे आंचलिक उपन्यास ठीक ही कहा गया है। तब प्रश्न उठता है कि आंचलिक चित्रण से समूचे जातीय जीवन का अंकन संभव कैसे होता है। अंचल से ध्वनि निकलती है कि उसके निवासी अपने रहन सहन रूढ़ि संस्कारों में एक दूसरे के बहुत निकट हैं। तब यह भी स्पष्ट है कि एक अंचल के सदस्यों में एक दूसरे के से सादृश्य जितना अधिक है, उतना ही एक अंचल दूसरे अंचल से भिन्न होगा। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक यास्पर्न ने एक जगह लिखा है, लोग जितना पिछड़े हुए होंगे उतना ही अधिक समानता एक जाति के विविध सदस्यों में परस्पर होगी।
और उतनी ही असमानता एक जाति तथा दूसरी जाति के बीच होगी। इसके विपरीत लोग जितना सभ्य होंगे उतनी ही व्यक्तियों के बीच असमानता अधिक होगी और एक जन समुदाय तथा दूसरे जन समुदायों के बीच समानता के बिंदु अधिक होंगे। सभ्यता व्यक्तिगत अंतरों को बढ़ाती है, जबकि अपरिष्कृत लोग अपने परिवेश पर पूरी तरह निर्भर होते हैं और परंपरागत ढंग के चिंतन से बंधे हुए हैं। इस हिसाब से एक अंचल का चित्रण दूसरे अन्य अंचलों के चित्रण से भिन्न होगा और यो मैला आंचल को सिर्फ मेरीगंज या कि पूर्णिया अंचल की कथा होकर रह जाना चाहिए। पर मैला अंचल संपूर्ण हिंदी क्षेत्र के ग्रामीण जातीय जीवन का अंकन करता है। अंचल के ब्यौरे का चित्रण जितना विस्तृत है, वहाँ के जीवन का संवेदनात्मक अंकन उतना ही सूक्ष्म है। यह साहित्य में संप्रेषण का मूल्य समस्या फिर रेखांकित होती है। विशिष्ट को सामान्यकृत साधारणीकृत करने की प्रक्रिया। कविता में यह सीधे अनुभूतियों के स्तर पर थी। कथा साहित्य में वर्णन और इतिहास से होती हुई यह अनुभूति तक जाती है और उस सीमा तक वह रचनाकार से अधिक सावधानी की भी अपेक्षा रखती है। स्वयं होरी अपने जितना विशिष्ट है, उतनी दूर तक वह उत्तर भारत के औसत किसान का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिएगा, उत्तर भारत के औसत लगभग किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। यूँ एक व्यक्ति का या कि किसान स्थान की विशिष्टताओं को इस रूप में उभारना कि सब उसके भागीदार हो सके, कथात्मक संप्रेषण के लिए एक प्रधान और योग्य चुनौती है। और तब यह नहीं कि उत्तर भारत का हर गांव मेरीगंज लगने लगे या उन सब में बामन दास, डॉक्टर प्रशांत या कि कमला जैसे चरित्र मिल जाएं। संप्रेषण के कई स्तर हो सकते हैं। होरी में औसत उत्तर भारतीय किसान रूपायित होता है, यह एक स्तर है। एक अन्य स्तर यह भी है कि मेरीगंज में हमें कहीं अपना गांव झलकता दिखाई दे या कि वहाँ के चरित्रों में छुपा हुआ बामन दास, डॉक्टर प्रशांत या कि कमला के व्यक्तित्व का अंश हम खोज लें। स्पष्ट ही यहाँ पाठक की कल्पना के सक्रिय होने के लिए अधिक अवसर है। रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा है, उसमें शिल्प विधान भी एक संश्लिष्ट रूप में देखा जा सकता है। एक ओर बंगला कथा साहित्य का उच्छल भावुकता है, दूसरी ओर हिंदी क्षेत्र की ठेठ वस्तुन्मुखता। जैसे निराला के ने बंगाल से शक्ति पूजा का तत्व लेकर उससे अपने प्रेरक मनुष्यों से आगे बढ़ा दिया, वैसे ही कुछ रेणु ने बंगाले के कथा शिल्प में दीक्षा लेकर उसे अपने ढंग से निखारा। हिंदी के इन दोनों रचनाकारों ने बंगला उस्तादों के गुरु ऋण को कुछ अधिक करके साहित्य क्षेत्र में अदा किया। यही वजह है कि जैसे सहज आत्मविश्वास से सुंदर और भदेश को रेणु ने मिलाया, वह बंगला उपन्यासों में दुर्लभ है। उपन्यास के शीर्षक में आंचल की मोहकता और उनके मैलेपन को जो एक साथ ध्वनित किया गया है, वह पूरी रचना में गूंजता रहता है। यथार्थ के समग्रता वर्णन के लिए एक शैली रही है फेहरिस्ती। भारतीय काव्य शास्त्र में महाकाव्य के लिए वर्ण विषयों की जो लंबी सूची दी गई है, वह इसी दृष्टि से है। आधुनिक संदर्भ में कुशल ढंग यह है कि कई तरह के विरोधी तत्वों को रचना में समोया जा सके। इस शैली में कालक्रमानुसार चलने वाले घटनाओं के लंबे वर्णनों से बचा जा सकता है और घटनाक्रम में अंतर्निहित संवेदन को अधिक मार्मिकता से ग्रहण किया जा सकता है। मैला आंचल में खास तौर से इस दूसरी शैली को विकसित किया गया है। इस संदर्भ में भी वह गोदान से अलग हो जाता है। ग्रामीण जीवन में व्याप्त हास्य और करुणा को उदाहरण के लिए एक साथ उकेरा गया है बालदेव और बामन दास के चरित्रों में। यहाँ देखिएगा, हास्य और करुणा को उदाहरण के लिए एक साथ उकेरा गया है बालदेव और बामन दास के चरित्रों में। वैसे ही क्रूरता और सहानुभूति की मनोवृत्तियाँ संश्लिष्ट हुई हैं। सन 42 के स्वतंत्रता आंदोलन का उदात्त त्याग और विद्रूप भी इसी तरह एक दूसरे से लगे लिपटे हैं। कहीं कुछ भी अकेला और निरपेक्ष नहीं है। इतनी सारी राजनैतिक उथल पुथल के बीच डॉक्टर और कमला की कोमल व्यक्तिगत प्रणय गाथा है। गांव में करीबी, रोग और रूढ़ियां हैं, पर इन सब के साथ और बावजूद एक नए जीवन की आशा पल रही है। आंचल मैला भले हो गया हो, पर उसकी ममता में कमी नहीं है। उपन्यास का यह नया विधान उसके भाषा प्रयोग से जुड़ा हुआ है। परंपरागत क्लासिकल शैली के उपन्यास वर्णन की भाषा में अधिकतर लिखे गए हैं। कालक्रम और घटना चक्र पर निर्भरता छोड़कर आधुनिक उपन्यास बिंब की भाषा में अधिक विवृत होता है। अंग्रेजी में डिकेंस के उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। यदि पहली प्रवृत्ति के उदाहरण है तो जेम्स जॉयस का यूलिसीज दूसरी प्रवृत्ति की ख्यात रचना है। दोनों शैलियाँ एक ही
रचना में एक दूसरे को काटती भी रह सकती है। इधर शॉल बेलो के उपन्यास शॉल बेलो हर्जॉग में दोनों प्रवृत्तियों का यद्यपि मुद्रण शैली की स्थूल सहायता से सजग संगमन किया गया है, जिसमें रचना का रूप अधिक संतोषजनक और यथार्थ की पकड़ अधिक गहरी है। मैला आंचल की भाषा भी सीधे इतिवृत्त परक न होकर अपने में सृजनात्मक है। यहाँ वर्णन और बिंबों की भाषा में अनुपात ठीक से सधा है, इसलिए ब्योरो का चित्रण जितना कुशल है, संवेदन का अंकन उतना ही सूक्ष्म है। मैला आंचल की सफलता एक बारगी इतनी प्रभावशाली हुई है कि अनेक कथाकारों ने नवाविष्कृत आंचलिक शैली में लिखना आरंभ किया है, पर बड़े लेखक की बहुत बार पहचान यह बनती है कि वह न अनुकरण करता है और न दूसरों के लिए अनुकरण योग्य रहता है। मैला आंचल अपने ढंग की अकेली कृति है, यहाँ तक कि स्वयं रेणु 3 बरस बाद प्रकाशित उपन्यास परती परिकथा 3 वर्ष बाद परती परिकथा में कम प्रभाव के साथ अपने को दोहराते दिखाई देते हैं। नई कविता नवलेखन युग के कुछ पहले के उपन्यासों में धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां घोड़ा 51 का है, 1951 का अभिनव प्रयोग की दृष्टि से उल्लेखनीय है। कथा के भीतर कथा की बनावट या पंचतंत्रीय ढंग यहाँ नए संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है, जिसका उपन्यास के परिवेश से अच्छा मेल खाता है। कथानक शहर के मोहल्लों और गलियों में चलता है, जहां सुबह शाम अनौपचारिक गप गोष्ठियां जमती है। कथा चक्र को इन गोष्ठियों के साथ जोड़ा गया है, जो कहीं कथानक का अंग बन जाती है और कहीं उससे स्वतंत्र होकर टिप्पणी करती चलती है। हिंदी के आधुनिक कथा साहित्य नए पुराने स्वदेशी विदेशी के तनाव में लिखा जा रहा है, और एक ओर वह प्रेमचंद से बंधा है, दूसरी ओर जेम्स जॉयस के प्रति उन्मुख है। इसलिए समकालीन उपन्यास की दो धाराएं साफ साफ देखी जा सकती है, वर्णन प्रधान उपन्यास और सूक्ष्म अनुभव परक उपन्यास। पहली कोटि के कथाकारों में पिछली पीढ़ी के भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क तथा अमृतलाल नागर सक्रिय रहे हैं। नए कथाकारों में मोहन राकेश ने इसी शैली का अनुसरण किया है। वर्णन का उपयोग करते हुए उससे ऊपर उठने का उपक्रम करने वाले उपन्यासकारों में देवराज का है रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी। तो याद रखिएगा कि देवराज जो है, देव मतलब भगवान जी, वो रोड़े और पत्थर के भी हो जाते हैं। और ऐसा कहाँ लिखा है? अजय की डायरी में लिखा है। नरेश मेहता यह पथ बंधु का है। तो नरेश मतलब राजा और पथ बनाने का काम नरेश मतलब राजाओं का होता है, तो यह पथ बंधु का तो नरेश मेहता का है। लक्ष्मीकांत वर्मा खाली कुर्सी की आत्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा खाली कुर्सी पे लक्ष्मी की आत्मा बैठती है। प्रभाकर माचवे द्वाभा। प्रभाकर द्वाभा, 2 आभा लेके प्रभा नाचती है। माचवे मतलब नाचती है, मतलब मैं याद रखने के लिए बता दे रही हूँ। रघुवंश अर्थहीन। रघु का वंश रघु के बिना अर्थहीन रहता है। गिरिराज किशोर यथा प्रस्तावित। निर्मल वर्मा वेदिन के नाम लेना होगा। इनके उपन्यासों में दिलचस्प वर्णन का आकर्षण जिस सीमा तक कम है, भाषिक सर्जनात्मकता का रूप उतना ही उभरा है और बौद्धिक उपक्रम भी उसी मात्रा में संयोजित हो सका है। कुल मिलाकर इन उपन्यासों में घटनाक्रम या चरित्र चित्रण से आगे संवेदन के अंकन का प्रयत्न है। इन उपन्यासकारों में से अधिकांश का कवि होना उन्हें रचनात्मक स्तर पर सहायता देता है, पर अच्छा उपन्यासकार होने के लिए कवि होना जरूरी हो ऐसा नहीं है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जैनेन्द्र है, जो इस धारा के अग्रणी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु भी बिना कवि हुए बड़े उपन्यासकार हैं। पारंपरिक वर्णन शैली में भी कुछ उपन्यासकार सफल हुए हैं। श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी, शिव प्रसाद सिंह जी का अलग अलग बैतरनी। तो याद रखिएगा, शिव जी जो हैं वो अलग अलग बैतरनी कराते हैं। राही मासूम रजा का आधा गांव। राही लोग आधा गांव में भी रह लेता है। सानी का काला जल। कृष्णा सोबती का डार से बिछुड़ी हुई। कृष्णा जो है सोबती है डार से बिछुड़ कर ही। ये सभी कथाकार किसी क्षेत्र विशेष को रचने के लिए चुनते हैं। शैलेश मटियानी ने बम्बैया जिंदगी के चित्र बड़े सूक्ष्म पर्यवेक्षण के साथ अपने कई उपन्यासों में अंकित किए हैं। 2 खंडों में प्रकाशित नरेश मेहता का उत्तर कथा क्षेत्र और युग विशेष दोनों को एक साथ साधता है। मनोहर श्याम जोशी के नेताजी कहीं
1982। नेताजी का हिंद किसका है? मनोहर श्याम जोशी का है। में आज की दिल्ली संस्कृति बड़े सूक्ष्म ब्यौरे में पर बिना विस्तार के अंकित हुई है। हास्य व्यंग्य का गंभीर उद्देश्यों के लिए यहाँ प्रयोग भारतेंदु की अमर कृति अंधेर नगरी का स्मरण दिलाता है। इस युग के कुछ अन्य उपन्यासकार हैं: रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, लक्ष्मी नारायण लाल, रविंद्र कालिया, गिरिधर गोपाल, कमलेश्वर, केशव चंद्र वर्मा, रामदरस मिश्र, उषा प्रियंवदा, मंजूल भारत, ममता कालिया, गोविंद मिश्र और मार्कंडेय। उपन्यास के क्षेत्र में जैसी सक्रियता है उस अनुपात में सफलता नहीं। सामान्य रूप से अच्छे उपन्यास कम नहीं लिखे गए, पर नया सृजनात्मक उन्मेष कम देखने को मिलता है। नरेंद्र कोहली और चित्रा चतुर्वेदी की ख्याति पौराणिक वृत्त को आधुनिक कथा रूप बनाने की रही है। किसकी? नरेंद्र कोहली और चित्रा चतुर्वेदी जी की। कहानी का रूप प्रायः सभी साहित्यों में, हिंदी साहित्य में भी व्यावसायिकता से आक्रांत है। वह अनुभूति के माध्यम न होकर उपभोग की वस्तु अधिक बन गई है। कहानी अनेक पत्रिकाओं और संकलनों के रूप में रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न जैसे संचार माध्यमों में सम्मिलित हो चुकी है। इस व्यावसायिक दबाव के अतिरिक्त कहानी के विधान की कुछ अपनी सीमाएं भी हैं। कहानी शुरू से ही जीवन के किसी एक घटना, एक चित्र को अंकित करके निष्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जीवन के अन्य पक्षों से उसकी कथा वस्तु की टकराहट नहीं हो पाती है। आकार की संक्षिप्तता नहीं, विधान की इस अद्वंद्वपरक स्थिति के कारण कहानी के माध्यम से किसी रचना दृष्टि का विकास संभव नहीं हो पाता। जीवन के विविध पक्षों के द्वंद्व और टकराहट से जो अर्थ और दृष्टि कविता या उपन्यास या नाटक में विकसित होता है, उसकी संभावना कहानी में कम है। कहानी के खंड जीवन का स्थिर चित्रण ही उद्दिष्ट है। आधुनिक जीवन के जटिल तनावों और संघर्षों को व्यक्त करना उसके लिए अपनी विधानगत सीमाओं के ही कारण कठिन है। फिर व्यावसायिक दबाव में तो उसका रूप साहित्य की मुख्य धारा से और अलग हो गया है। इन विधानगत और व्यावसायिक सीमाओं से उबर कर समकालीन लेखन को ने आधुनिक भावबोध की कहानियां लिखी हैं। यह अपने में कम स्पृहणीय नहीं है। रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर, कुंवर नारायण और मृणाल पांडे की कहानियों ने जैनेन्द्र और अज्ञेय के आरंभिक प्रयोगों को आगे बढ़ाया है। रघुवीर सहाय और मुक्तिबोध ने घटना और चरित्रों के ऊपर सूक्ष्म अनुभव के क्षेत्र में अपनी कहानियां रची हैं, जिनमें विविध मानसिक घात प्रतिघातों के बीच कहानी की रचना क्षमता विकसित हुई है। रघुवीर सहाय की सीढ़ियों पर धूप में कहानियां और मुक्तिबोध और कुंवर नारायण के संकलन काठ का सपना और आकारों के आसपास। यहाँ मुक्तिबोध का है काटबार का सपना और कुंवर नारायण का है आकारों के आसपास। नई प्रयोग क्षमता के परिचायक है। भले इस तरह की रचनाएं हिंदी की चलती कहानी के बीच विरल हों। कहानी के क्षेत्र में नई कहानी आंदोलन नई कविता के सादृश्य पर 1956 से के आसपास आयोजित होता है। मुख्य रूप से 3 कहानीकार मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, एक आलोचक नामवर सिंह और कहानी पत्रिकाओं के एक संपादक भैरव प्रसाद गुप्त के रचनात्मक और वैचारिक सहयोग से कहानी के क्षेत्र में यह नई जागृति आती है। कुछ अन्य कहानीकार भी इसके साथ आरंभ में जुड़े रहे हैं। मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह और निर्मल वर्मा। नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा की परिंदे से मानी जाती है। महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस भूमिका में कई अन्य कहानियों को भी प्रस्तावित किया जाता है। नई कहानी के सैद्धांतिक पक्ष पर विचार और नए कहानीकारों के विवेचन में नामवर सिंह और के साथ देवी शंकर अवस्थी ने भी योगदान किया है। इस आंदोलन की अनेक शाखाएं उपशाखाएं चली, पर प्रमुख रूप से नई कहानी नाम ही प्रचलन में रहा है। नई कहानी के पुरस्कर्ताओं का बल बराबर इस पर रहा कि कहानी के अंतर्गत अपनी बात को सीधे सीधे कहा जाए। इस प्रकार के प्रतीक, मिथक आदि का माध्यम स्वीकार न किया जाए। एक मान्यता जो कि नई कविता के बाद भी कुछ कवियों ने भी सपाट बयानी के नाम से प्रस्तावित की है। देवी शंकर अवस्थी ने अपनी पुस्तक नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति महत्वपूर्ण है। देवी शंकर अवस्थी की कविता है नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति की भूमिका में लिखा है। प्रतीक, मिथक और अन्योक्ति आदि की चर्चा वास्तविक का अवमूल्यन करती है। अनुभव की जो प्रत्यक्षता है उसके प्रति एक अवमानना का भाव प्रतीक चर्चा में निहित रहता है। गोया की जो प्रत्यक्ष है, वास्तविक है, तत्कालिक है, प्रयोग सिद्ध है, उस अनुभव का प्रस्तुतिकरण महत्वहीन या दिखावा मात्र है।
और असली अर्थ कहीं भीतर छिपा बैठा हुआ है, जिसे प्रतीकों के उत्सनन के जरिए बाहर लाना होगा। कहना न होगा कि कथा रूपों की मूल संपदा यह प्रत्यक्ष अनुभव ही होता है, भले ही वह उबड़ खाबड़ या अपरिष्कृत हो। जैनेन्द्र और अज्ञेय ने कहानी के स्थूल वर्णन से आगे चलकर जब उसे संवेदन के स्तर पर विकसित करने का यत्न किया, तो जीवन के विविध पक्षों की सूक्ष्म व्याख्याएं सामने आई। नई कहानी इन सूक्ष्म व्याख्याओं और उनके लिए कभी प्रयुक्त प्रतीक बिंबों को निरस्त करके अनुभव की प्रत्यक्षता पर बल देती है। इस तर्क में से कई रचनात्मक समस्याएं उभरती है। पहली बात यह कि अनुभव की प्रत्यक्षता तो सबके लिए स्वयं सुलभ है, उसे दिखाने के लिए सिर्फ साहित्य की आवश्यकता ही क्या है। और दूसरा यह कि वास्तविक की प्रकृति यदि ऐसी सीधी और इकहरी होती जैसी नई कहानी के आलोचक ने बतानी चाहिए है, तो मानव जीवन के जटिल स्वरूप को समझने के लिए दर्शन, साहित्य और विज्ञान के इतने अनवरत प्रयत्न ना चले होते जैसे कि वस्तुतः चले हैं, और जिनके सामूहिक रूप को संस्कृति का नाम दिया गया है। इस प्रकार की आलोचनात्मक व्याख्याओं ने समकालीन हिंदी कहानी को संचार माध्यमों के निकटतर लाने में योग दिया है और उसे आज की उपभोक्ता सभ्यता का अंग बना दिया है। कहानी संबंधी वाद विवाद जो कभी कभी वितंडा की कोटि तक पहुंचता रहा है, समकालीन पत्र पत्रिकाओं में चलता रहा है। दूसरी ओर पारंपरिक शैली में कुछ अच्छी कहानियां भी लिखी जाती रही हैं। मोहन राकेश का मलबे का मालिक और सेफ्टी पिन, राजेंद्र यादव का कैदी जहां लक्ष्मी कैद है, और छोटे छोटे ताजमहल, कमलेश्वर का राजा निर्वसिया और एक अश्लील कहानी कमलेश्वर का है, धर्मवीर भारती का गुल की बन्नो, भीष्म साहनी का चीफ की दावत, ज्ञान रंजन का पिता और बहिर्गमन, दूधनाथ सिंह का प्रतिशोध, अमरकांत का जिंदगी और जोक, डिप्टी कलेक्टरी, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, फणीश्वर नाथ रेणु का तीसरी कसम की कहानियाँ अपने प्रचलित विधान में पूरी तरह संतोषजनक है और अच्छे से अच्छे संकलन में हिंदी कहानी का सशक्त प्रतिनिधित्व कर सकती है। कुछ अन्य कहानीकार भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। गोविंद्र मिश्र, काशीनाथ सिंह बटरोही, अर्चना वर्मा, रविंद्र कालिया, उषा प्रियमदा, विजय मोहन सिंह, सत्येन कुमार, चित्रा मुगदल, महीप सिंह, मेहरू निशा, परवेज गिरी, राजकिशोर, ज्ञान प्रकाश, सतीश जमाली तथा प्रयाग शुक्ल अनेक प्रकार के विवादों से अलग रहकर द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण ने कुछ अच्छी कहानियां लिखी हैं। यूं ही कभी कहीं स्फुट रूप में कुछ मार्मिक कहानियां पढ़ने को मिल जाती हैं। मेरा मैं, S.N. मुंशी, सबसे छोटा गम, आबिद सुहेल, पुल, राजी सेठ, संक्रमण, कुसुम चतुर्वेदी। व्यंग्य कथा के क्षेत्र में कुछ अच्छे प्रयोग अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शिक्षार्थी, केशव चंद्र वर्मा, रविंद्रनाथ त्यागी, गोपाल चतुर्वेदी तथा मनोहर श्याम जोशी ने किए हैं। देश के स्वाधीन होने पर रंग कर्म को प्रोत्साहित देने के लिए कई उपाय किए गए, जिनसे नाटक के क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी। छठे दशक में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी और उसके अंतर्गत नाट्य विद्यालय की स्थापना से सारे देश की नाट्य प्रतिभाएं एक साथ आई हैं। हिंदी के माध्यम से सभी भारतीय और कुछ विदेशी भाषाओं के नाटकों का पूरी तैयारी के साथ मंचन होने लगा, जिससे नाटक लेखन के क्षेत्र में भी एक नई जागृति आई है। मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल और धर्मवीर भारती के अधिकतर आरंभिक नाटक इसी अवधि में लिखे गए हैं। कुछ प्रकाशन तिथियां इस प्रकार है: आषाढ़ का एक दिन 1958, मादा कैक्टस 1959, अंधा युग 1955। कई बार प्रकाशन के पूर्व ही ये नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किए गए। यूँ नाटक और रंगमंच के बीच हिंदी क्षेत्र में जो अवरोध चला आ रहा था वह खुल गया और दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति सजग और उन्मुख हुए थे। नाटक के नाम पर पुस्तक तैयार कर देने की जो अब तक प्रवृत्ति चली आ रही थी वह हल्की पड़ी और रंगमंच कम से कम हिंदी क्षेत्र के कुछ नगरों में फिर से सक्रिय हो चला। इस संदर्भ में अनुदित नाटकों, खास तौर से बंगला और मराठी ने हिंदी रंगकर्म को व्यापक और समृद्ध बनाया है। प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर द्वारा संस्थापित पृथ्वी थिएटर 5वें और 6ठे दशक में व्यावसायिक स्तर पर हिंदी नाटकों का प्रदर्शन कर रहा था।
अपनी प्रवृत्ति में वह पारसी रंगमंच का सुधरा हुआ रूप था, इस अर्थ में विशेषता कि उसकी नाट्य कृतियाँ अपनी थी। किसी नाटककार की रचनाओं को उन्होंने मंच पर प्रस्तुत नहीं किया। पृथ्वी थिएटर का दृष्टिकोण यदि अर्ध व्यावसायिक था तो उन्हीं दिनों सक्रिय जननाट्य संघ का अर्ध राजनैतिक। पर इन दोनों संस्थाओं को इस बात का श्रेय अवश्य है कि उन्होंने हिंदी क्षेत्र के नगरों में घूम घूम कर अपने प्रदर्शन किए और सामान्य जन को यह नाटक का जीवंत रूप देखने का अवसर मिला। इन प्रस्तुतियों में पारसी रंगमंच की जैसी किसी प्रकार की कुरुचि को प्रश्रय नहीं मिला। हिंदी नाट्य विद्यालय अपने उद्देश्यों के अनुरूप आरंभ से ही उच्च कोटि के रंगकर्म के लिए समर्पित रहा है। अपने प्रथम प्रधान इब्राहिम अलकाजी के निर्देशन में उसने नाट्य को कला के श्रेष्ठतम रूप में स्वीकार किया है। अलकाजी की अपनी कलात्मक सुरुचि तथा समूचे नाट्य साहित्य से उसके व्यापक परिचय ने नाट्य विद्यालय के दृष्टिकोण को नाटक विधा के अनुरूप ही संश्लिष्ट बनाया है। नेमीचंद्र जैन और सुरेश अवस्थी की नाट्यालोचना के रंगकर्म के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का योग दिया है। इस संदर्भ में नेमीचंद्र जैन द्वारा संपादित नाट्य प्रधान त्रैमासिक नट रंग के कार्य अविस्मरणीय रहेगा। श्यामानंद जलान, व कारंत, प्रतिभा अग्रवाल, सत्यदेव दुबे, लक्ष्मी नारायण लाल, सत्यव्रत सिन्हा और हबीब तनवीर जैसे रंग आयोजकों ने नाट्य विद्यालय से स्वतंत्र और उससे पहले से भी विभिन्न केंद्रों में रंग कर्म को संवर्धित किया है। इन सबके सम्मिलित उद्योग से हिंदी क्षेत्र में नाट्य लेखन को एक नई स्फूर्ति मिली है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को भी इस दौर के नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। शांता गांधी तथा व कारंत द्वारा प्रस्तुत स्कंदगुप्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लक्ष्मी नारायण लाल तथा मोहन राकेश हिंदी नाट्य लेखन के क्षेत्र में नई पीढ़ी के सशक्त प्रतिनिधि हैं। लाल के नाट्य लेखन वैविध्यपूर्ण रहा है। राकेश के कुल 3 नाटक प्रकाशित हुए हैं और उनका असामयिक निधन हो गया। लाल के 1 दर्जन से अधिक पूर्णकालिक नाटक है जिनमें कई प्रकार के कथानक नाट्य विधान हैं। वे शब्द के सच्चे अर्थ में नाटक है। मंच पर बार बार उनका अभिनय हुआ है। रंगमंच के साथ क्रिया प्रतिक्रिया में लक्ष्मी नारायण लाल ने बराबर सीखा है और नाट्य लेखन में अपने ढंग से वे निरंतर प्रयोग करते रहे हैं। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का बहुचर्चित और बहुअभिनीत नाटक है। मादा कैक्टस किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। प्रकाशन के पूर्व यह अभिनीत हुआ है और प्रथम तथा द्वितीय संस्करण में नाट्य अनुभव का लाभ उठाते हुए रचनाकार ने उसमें आवश्यक परिवर्तन किए हैं। महत्वपूर्ण है, मादा कैक्टस वह नाटक है जो प्रकाशन के पहले ही अभिनीत किया जा चुका है। नाटक में कला और प्रणय के अंतर्विरोध की समस्या अंकित हुई है। कलाकार का प्रेम सामान्य स्नेह संबंधों से अलग है, क्योंकि उसका प्रधान दायित्व तो अपने रचनात्मक व्यक्तित्व तथा अपनी कला के प्रति एक ओर प्रणय और दूसरी ओर अपने व्यक्तित्व तथा अपनी कला के बीच चित्रकार अरविंद किस प्रकार से अपनी पत्नी सुजाता और मित्र तथा शिष्य आनंदा दूसरे संस्करण में मीनाक्षी के जीवन को निस्सार और निरर्थक बना देता है। इसका सूक्ष्म अंकन मादा कैक्टस में हुआ है। रंग विधान की दृष्टि से मादा कैक्टस आधुनिक नाट्य पद्धतियों के अनुकूल है। नीलाम की डुगडुगी के साथ बेबी के मंच पर प्रवेश नाटक का प्रतीक योजना को एक गति देता है जो अंत तक अनवरुद्ध रहती है। अंत में मीनाक्षी के फेफड़ों का एक्सरे चित्र को जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है वह काफ़ी प्रभावपूर्ण है। पहले अंक में अनाथालय के बच्चों का प्रवेश अरविंद के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करता है। अधुनातन नाट्य विधान में घटनाओं के स्थान पर संवेदन को अधिक महत्व दिया गया है, पर कुछ नाटक ऐसे हैं जो घटनापूर्ण होते हुए भी प्रकृति में नए हैं, जैसे जॉन ऑसबर्न का लुक बैक इन एंगर। लाल का मादा कैक्टस जॉन ऑसबर्न का लुक बैक इन एंगर जॉन ऑसबर्न का है और मादा कैक्टस तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। इसी प्रकार का है मोहन राकेश के 3 नाटक आषाढ़ का है, एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। अपने पहले नाटक से ही राकेश हिंदी नाट्य का अभिन्न अंग बन गए थे। आषाढ़ का एक दिन कवि कालिदास की प्रणय कथा कहता है, पर इतना ही नहीं कहता, राजनीति और साहित्य की टकराहट और राजसत्ता बनाम सर्जनात्मकता के उलझे और सूक्ष्म संदर्भ भी उसमें से उभरते हैं। आषाढ़ का एक दिन ठीक ठीक ऐतिहासिक नाटक नहीं है, पर उसकी ऊपरी स्तर पर इतिहास का
आश्रय तो लेता ही है। इस दृष्टि से ऐतिहासिक नाटक की एक बुनियादी शर्त वह पूरी करता है कि प्रख्यात ऐतिहासिक चरित्र को सहज मानवीय व्यक्तित्व के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। लहरों के राजहंस में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई नंद के अंतर्द्वंद अंकित हुआ है, जिसे अपनी पत्नी सुंदरी के आकर्षण और भाई गौतम के प्रभाव के बीच वह झेलता है। रंगमंच पर ये दोनों नाटक बड़े सहज भाव से प्रस्तुत हुए हैं। रंग विधान के प्रति सजगता और संवादों की क्षिप्रता में उनका प्रवाह अपाद गति से चलता है। प्रतीक विधान से कथानक के प्रति दर्शक की कल्पनाशीलता बराबर जागृत रहती है। संस्कृत वाङ्मय से प्रचलित घटना प्रसंग लेकर उन्हें नए नाट्य विधान में गुंफित करना राकेश की नाट्य क्षमता को प्रमाणित करता है। उपयुक्त दोनों नाटकों के केंद्र में पुरुष नारी के संबंधों की समस्या है। अपने तीसरे नाटक आधे अधूरे में लेखक आधुनिक युग में टूटते बिखरते परिवार की चिंता करता है। राकेश जैसा उन्मुक्त जीवन का अभ्यस्त रचनाकार अंततः परिवार की ऐंठन की समस्या को उठाए। इससे प्रकट होता है कि जीवन का यह पक्ष हिंदी लेखक की चिंता के केंद्र में आरंभ से अब तक चला आ रहा है। तीनों नाटकों में यह सबसे कसा हुआ और मंच पर सबसे चुस्त सिद्ध होता है। एक ही अभिनेता 4 पुरुषों का अभिनय यहाँ करे, यह सिनेमा के डबल रोल जैसी कौतूहल और विस्मय की चीज़ नहीं है। यहाँ नाटककार की मंशा यह दिखाना है कि पुरुष प्रधान समाज में एक ही व्यक्तित्व के ये 4 मुखौटे हैं। यहाँ देखिए, आधे अधूरे में एक ही व्यक्ति 4 पात्रों का अभिनय करता है। उसका अर्थ ये क्या लगा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति के ये 4 मुखौटे हैं। मुखौटों की संस्कृति के आगे एक नए नाटककार ने और भी चित्रण किया है। अब आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक है। नई कविता के विकास के अंतर्गत इसकी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मंच पर भी अंधा युग वैसा ही सफल रहे, यह अपने में एक बड़े प्रीतिकर सामंजस्य की स्थिति है। संस्कृत शैली का मंगलाचरण और भरत वाक्य यूनानी नाटकों जैसा प्रहरियों का कोरस, आधुनिक नाटक का प्रतीकात्मक विधान, नाट्य की इन विविध पक्षों का समन्वय भारती ने बड़ी दक्षता से संपन्न किया है। कथा गायन बहुत कुछ लोक नाट्य की प्रणाली का अनुसरण करता है। नई कविता की लय में इतने विविध उपकरणों के सहारे लिखा गया नाटक रंगमंच पर लोकप्रिय हो जैसा कि अंधा युग हुआ है। यह अपने में हिंदी नाटकों के दर्शक की परिष्कृत रुचि का प्रमाण है। अंधा युग में जैसा कई नाट्य प्रणालियों को मिश्रण है, वैसा ही वैविध्य उसके प्रस्तुतिकरण में द्रष्टव्य है। थिएटर यूनिट बम्बई, राष्ट्रीय थिएटर यूनिट कहाँ है? बम्बई में है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली, इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन इलाहाबाद में है, ने अपनी अपनी समझदारी के साथ इस नाटक को प्रस्तुत किया है। राकेश के नाटकों के साथ भारती के अंधा युग ने हिंदी क्षेत्र के रंगमंच पर एक नई जागृति उत्पन्न कर दी है। भुवनेश्वर की चर्चा पिछले नाट्यक्रम के अंतर्गत की जा चुकी है। अब आते हैं विपिन कुमार अग्रवाल, जिसका वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। यहाँ आप धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी, और यह भी आशा करती हूँ कि आगे के 2 या 3 क्लास में यह पुस्तक पूरी समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।